हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हज़ारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। यानी कि आपके रास्ते में जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे या जितने हिंड्रेंसेस आएंगी एंड आप जितना उनसे जूझ पाएंगे, जितनी जल्दी मतलब लड़ाई कर पाएंगे, आप उतना ही निखरते जाएंगे। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। स्ट्रगल्स को सहने वाली, लड़ने वाली हो जाएगी आपकी पर्सनालिटी। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। आज फिर से ग्रीन वॉशिंग का जिक्र हुआ है, यानी कि ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोहिनी गिरी, ये वुमेन राइट, जो वुमेन्स राइट मूवमेंट है, उनकी एक आइकन थी, उनकी डेथ हुई है। इसका एग्जाम्पल आप नोट करेंगे जीएस पेपर 4 के लिए। इनकी जो वैल्यूज़ थी या इनके जो एस्पिरेशंस थे, ठीक है, कि ये अचीव करना है, तो ये ना एक लीडरशिप का एग्जाम्पल दिखता है इसमें। और एथिक्स में ऐसे एग्जाम्पल्स नोट किए जाते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये इनका काम क्या था, ये पूछा जा सकता है ARO एग्ज़ाम में। ठीक है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फेंस्ड फ्रॉग, ये भी देखेंगे। बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट फेंस्ड फ्रॉग पाया गया है। मॉरल फेलियर, इसमें पार्लियामेंट का कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। आजकल पार्लियामेंट बहुत न्यूज़ में है, जब से सस्पेंशन हुआ है, जब से मिमिक्री हुई है वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, अब ये एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की तरह देखा जा रहा है, जो हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर रहे हैं। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये चीज़ देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें अपना माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिखाना है एग्जामिनर को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। ग्रीन वॉशिंग, अर्लियर इन दिसंबर द यूके एड रेगुलेशन बैंड, यानी कि वहाँ की जो एयरलाइन सर्विसेज के जो एड्स हैं, ठीक है, उस पर बैन लगाया है। वो एयरलाइन सर्विसेज जो ऐड के थ्रू ये बताती हैं कि हमारी मतलब जो एयर ट्रैवल है ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, आपको एक मेंटल पीस देगी। ठीक है, ये ग्रीन वॉशिंग होता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब आँखों में धूल झोंकना इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आया था। ये अब फिर से इसका जिक्र हुआ है, तो इस बार पूछा जा सकता है मेंस में। ग्रीन वॉशिंग इज़ व्हेन फर्म्स और गवर्नमेंट give a false impression that their products and activities are climate friendly, यानी कि वो अपनी एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स को ऐसे दिखाते हैं कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली है, कि इससे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को कोई नुकसान नहीं होगा, या क्लाइमेट या फिर ग्लोबल इमिशंस को ट्रिगर नहीं करेगा। इट मे ऑल्सो occur when a company highlights sustainable aspects of product to overshadow its environmentally damaging activities, यानी कि जो उसकी environmentally damaging activities है उसमें पर्दा रख के ढकने की कोशिश करती है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग कैन इन्वॉल्व environmental imagery, misleading labels and hiding all the fact। ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो उनकी बैड एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिट कर रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उन एक्टिविटीज़ को छुपाना और ये दिखाना कि उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है, वहीं काले धन को सफ़ेद बनाने जैसा है। वो भी आँख में धूल झोंकना होता है, ये भी सेम है। ठीक है, और जबकि सच्चाई क्या है, जो एविएशन इंडस्ट्रीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, 2.5% ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोड्यूस्ड CO2 इमिशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका 2.5% इमिशन एविएशन इंडस्ट्री से होता है। और जबकि ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं,
डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ग्रीन वॉशिंग होता क्या है? फॉल्स पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रंट। ठीक है, पुशिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स डिज़ास्टर, यानी कि ये दिखाना कि हमारी एक्टिविटीज़ तो कुछ कर ही नहीं रही हैं, क्लाइमेट वो मतलब क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर ही नहीं कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को डिज़ास्टर्स की तरफ झोंकना हुआ। while at the same time rewarding entities for irresponsible behavior. Challenges in regulating, अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ग्लोबली, अपने इंडिया में ही इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ माइनिंग से रिलेटेड है, कुछ एविएशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब वो सारी एक्टिविटीज़ कितनी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रही है, ये पता लगाना, रेगुलेट करना या मॉनिटर करना मुश्किल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू मॉनिटर एंड वेरीफाई ऑल द प्रोसेसेस, methodologies and institutions to measure, report, create standards, verify claims and grant certifications are still being set up। यानी कि इसका एक प्रोसेस अभी भी एक प्रक्रिया में है। मतलब जो ये प्रोसेस होता है ना कि हम कैसे मॉनिटर करेंगे या कैसे रेगुलेट करेंगे, ग्रीन वॉशिंग को हम कैसे अवॉइड करेंगे, ये अभी भी इमेच्योर स्टेज में है। ठीक है, अब जैसे जैसे ग्रीन वॉशिंग एक कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंपनीज भी इससे यूज़ करते जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो चाहिए सिर्फ प्रॉफिट, और दिक्कत होगी वर्ल्ड को। ठीक है, डिज़ास्टर रिलेटेड जो वुल्नरेबिलिटीज़ हैं उसमें ज़्यादातर जो वीकर सेक्शन होते हैं, वुल्नरेबल पीपल स्पेशली पुअर, उन पे ज़्यादा ये चीज़ इसके बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। Large number of organizations have sprung up claiming expertise in these areas and offering their services for a fee. Many of these organizations lack integrity and robustness, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो काउंसिल करती हैं, गाइडलाइंस देती हैं अबाउट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, या मतलब कैसे क्लेम कर सकते हैं एक्सपर्टाइज इन दीज एरियाज़। ठीक है, वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में लैक करती है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? जो कॉरपोरेशंस परस्यू कर रही हैं नेट ज़ीरो टारगेट, उन्हें किसी भी फॉसिल फ्यूल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए फॉसिल फ्यूल में। दे मस्ट ऑल्सो बी आस्क्ड टू प्रेजेंट शॉर्ट टर्म इमिशन टारगेट गोल ऑन द पाथ टू अचीव नेट ज़ीरो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्शन रिलेटेड जो टारगेट्स हैं, उसमें हमें नेट ज़ीरो को भी इंक्लूड करना चाहिए, और टाइम टू टाइम हमें उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए सरकार को। ठीक है, प्रायोरिटी शुड बी फोकस टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रीन वॉशिंग को मॉनिटर करने के लिए काफ़ी हद तक हमें रेगुलेटरी एंड मॉनिटर मैकेनिज्म लेके आने होंगे, स्टैंडर्ड्स सेट करने होंगे कि आपका प्रोडक्ट अगर एक्चुअल में इतना ग्रीन हाउस गैसेज अगर इमिट कर रहा है तो उसे अवॉइड करना है या उसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे मोहिनी गिरी, एन आइकन ऑफ वुमेन्स राइट्स मूवमेंट, डाइज एट 86। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके RO के लिए और GS पेपर 4 इथिक्स के लिए। डॉक्टर गिरी was the former chairperson of National Commission for Women and of the Central Social Welfare Board। ये चेयरपर्सन थी एक गिल्ड ऑफ सर्विस, एक न्यू दिल्ली बेस्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, जिन्होंने बच्चों के अधिकार फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया, वुमेन के अधिकारों पे भी इन्होंने ध्यान दिया। इन्हें नवाजा गया है पद्म भूषण से इन 2007। डॉक्टर गिरी हैज़ बीन एन आइकन ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। इन्होंने विडो के लिए इन्होंने एसोसिएशंस खोले। विडो जिन इश्यूज़ से जूझती है, उन इश्यूज़ को इन्होंने इंटरनेशनली एक रिकॉग्निशन
करवाया, एक रिकॉग्नाइज करवाया। ठीक है, ध्यान ये वो जो विडो की तरफ खींचा, वुमेन एंड विडोज़ के इश्यूज़ की तरफ खींचा। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 4 के लिए, अगर आप इनका एग्जाम्पल लिखेंगे। इनका एग्जाम्पल एम्पैथी एक विज़न के लिए लिखा जा सकता है कि ये इतनी विजनरी थी कि इन्होंने वुमेन के राइट्स के लिए लड़ाई की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर अ जस्ट जेंडर जस्ट वर्ल्ड। ठीक है, एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी जो वुमेन फ्रेंडली हो वो इस्टेब्लिश करने की इन्होंने कोशिश की। फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग्स सेंटर्स इन्होंने लगाए। स्कूल्स फॉर अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन दिल्ली, राजस्थान, कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। लिख देंगे तो एग्जामिनर को आपका एग्जाम्पल थोड़ा सा अवेयर लगेगा। बिल्कुल पैराग्राफ नोट नहीं करना है एग्जाम्पल में, आप टॉपिक पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका नाम लिखेंगे और थोड़ी बहुत इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, जैसे कि एम्पैथी एंड काफ़ी विजनरी थी, इन्होंने स्ट्रॉन्ग, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी थी टूवर्ड्स वुमेन राइट, चिल्ड्रन के राइट के लिए। ठीक है, she worked voluntarily, selflessly, walking the extra miles and touching the thousands of live women both indirectly and directly. ठीक है, ये चीज़ भी आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, वर्ल्ड्स का स्मॉलेस्ट फैंस्ड फ्रॉग फाउंड इन इंडोनेशिया। ये वन लाइनर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीपीसीएस ARO के लिए, जो अभी आने वाला है, एंड प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इन जनरल फ्रॉग्स teeth aren't anything to write home about. They look pointly, tickle pinpricks lining of upper jaws. फ्रॉग का जो अपर जॉज होता है ना, यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे मिल जाते हैं जो टीथ नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस वाले मतलब फेंज्ड फ्रॉग का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बोनी फेंजेस, ये जो लोअर जॉ बोन होती है ना, वहाँ से आ रहे हैं। ये उनके दुश्मन के लिए मतलब बैटल करवाता है, मतलब बैटल करने में मदद करता है, और मेट को अट्रैक्ट करने में भी मदद करती हैं ये वाली जॉज। ठीक है, ये वाली जो लाइनिंग्स हैं ये ऐसे दिखती है, ये वाली जो। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसमें ये है कि ये पाया गया है इंडोनेशिया में, ये पॉइंट नहीं भूलना है। ठीक है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मॉरल फेलियर। यहाँ पे आप सबको पता है पार्लियामेंट आजकल न्यूज़ में है, सस्पेंशन ऑफ एमपीज़, मिमिकिंग करी जा रही है वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतना प्रोफेशनलिज्म आ गया है कि वो सिर्फ अपनी गद्दी समेटना चाहते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि पहले की पार्टीज़ अलग होती थी, यानी कि जब आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद भी उन लीडर्स में ना वैल्यूज़ होती थी, आइडियोलॉजी होती थी, जो वो अपनी पार्टी से स्टिक रहते थे। ठीक है, अब क्या है, अब सबको प्रॉफिट चाहिए, इस पार्टी से नहीं प्रॉफिट मिल रहा है या कोई सीट नहीं मिल रही है तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अब ये चीज़ हो रही है। ये एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, जीएस पेपर 2, जिसमें पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट का जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, कमेंट ऐसे करके पूछा जा सकता है। आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। आप क्या बताएंगे उसमें कि डिबेट्स एंड डिस्कशन उतनी फ्रूटफुल नहीं है, रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल ठहराने में जो अपोजिशन का रोल है वो उतना मैटर नहीं कर रहा है अब, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रप्शंस हो रही है, शोर हंगामा होता है, वहाँ की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता है, स्थगित किया जाता है। ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस पे फ़र्क पड़ रहा है। सस्पेंशन फ्रॉम द हाउस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अपोजिशन मेंबर्स। यहाँ पे विंटर सेशन में काफ़ी सारे अपोजिशन मेंबर्स को बाहर निकाला गया। 141 मेंबर्स, मैंने 92 जब मेंबर्स हुए थे मैंने तब भी आपको ये अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, उस समय मैंने सस्पेंशन कैसे होता है ना उससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ाए थे। ठीक है, इसीलिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
सारी चीज़ें एक ही बार नहीं आ जाती हैं, ठीक है, वो एडिटोरियल्स में आती हैं जो धीरे धीरे आपकी समझ को डेवलप करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो पार्लियामेंट है, जिस पे पब्लिक इतना भरोसा करती है, उसकी वीकनिंग हो रही है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को वीक किया जा रहा है। पार्लियामेंट को मतलब एक जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, वेयर द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस आर कन्वीनियंटली साइडलाइन। यानी कि जो कंडक्ट हुआ करता था, जो नॉर्म्स एंड डेलिब्रेशंस थे किसके, डिस्कशन के, उसे अब हटा के अब क्या है, एक टारगेट है पीएम मोदी को हराना, ठीक है। अब उनकी आइडियोलॉजीज चाहे मैच करे ना करे, उनके वर्ड्स उनकी पार्टी से मैच करे या ना करे, उनका कंडक्ट प्रॉपर हो या ना हो, ये चीज़ की उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ती। फर्स्ट, the idea of a legislative discussion has lost its political significance. ठीक है। A close reading of parliamentary debates in recent years shows that the MP always adhere to the party line. ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल दबाव में रहते हैं कभी कभी एमपीज़, ठीक है। कोलिएशन पार्टी की मतलब पार्टी की वजह से ना वो लोग दबाव में रहते हैं, उतने अच्छे से कमेंट नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। कुछ एमपीज़ ऐसे होते हैं जो शांति से बैठे रहते हैं और वो आंसर्स चाहते हैं रूलिंग पार्टी से, पर बहुत सारे एमपीज़ आजकल ऐसे हो रहे हैं जिन्हें बस शोर हंगामा करना है, मिमिकिंग करनी है, एंड जो एक स्क्रूटिनी होती है पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, वो मेंटेन नहीं करनी है। द पार्लियामेंट्री डिस्कशन इन दिस सेंस टर्न आउट टू बी कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड स्पीचेस, डिस्ट्रप्शंस एंड स्लोगनरिंग। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, लिखनी ज़रूरी है जीएस पेपर 2 में। अगर पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशनल पे मतलब पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर कोई क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, तो आप ये बोलेंगे। ठीक है, द फेलियर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस टू इवॉल्व अ कल्चर ऑफ म्यूचुअल लर्निंग, यानी कि पार्लियामेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा सकता था जहाँ पे सारे एमपीज़ आपस में सीखते, आगे बढ़ते, सब डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में मदद करते, बट आजकल वो नहीं हो रहा है। अब पॉलिटिक्स में आ गया है प्रोफेशनलाइजेशन। ठीक है, प्रोफेशनलाइजेशन में क्या है कि पॉलिटिक्स ना मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी टाइप हो गई है ना। वो बीजेपी अलग कंपनी एंड इंडिया अलायंस अलग कंपनी, जो सबके सब अपने प्रॉफिट में लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ प्रोफेशनलाइजेशन हो गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले पोस्ट कॉलोनियल अगर हम देखें या जब हम पे ब्रिटिशर्स का राज था, तब भी हमारे कितने सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सभ्य रहते थे, राइट। अब वो सभ्यता, अब वो जो सहनशीलता है, अब वो नहीं देखी जाती और पार्लियामेंट के डिस्ट्रप्शंस को बढ़ाया जा रहा है। पॉलिटिकल जो लीडर्स थे पहले के, वो अपने आप को कैरेक्टराइज करते थे काइंड, कंपैशनेट एंड सेल्फलेस इंडिविजुअल्स। ठीक है, कमिटेड टू द वेल बीइंग, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बहुत अटल बिहारी वाजपेयी, ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कमिटेड थे टुवर्ड्स कम्युनिटी। वो कम्युनिटी का भला चाहते थे, समृद्धि चाहते थे। बट अब क्या हो रहा है, ये एक प्रोफेशन की तरह हो गया है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, कि पॉलिटिशियन बनना है, अपवर्ड मोबिलिटी होगी, करियर एज अ पॉलिटिशियन देखना है। बट सोसाइटी के वेलफेयर को यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्स्ट है, इसे साइडलाइन किया जा रहा है। दे प्रेफर टू स्पीक द लैंग्वेज जो उन्हें ग्रेटर विजिबिलिटी दे। ठीक है, जैसे कि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो वो यूपीए गवर्नमेंट में थे तो वो सेकुलरिज्म करते थे। जब से वो बीजेपी में ज्वाइन किया है, जब से उन लोगों ने, तब से कहते हैं कि सेकुलरिज्म तो एक आउटडेटेड फिनोमेना है। इसका मतलब तो ये है ना कि मतलब दल बदलो टाइप नहीं होता, दोगले लोग, कभी कुछ बोलना है कभी कुछ बोलना है, स्टिक नहीं रहते, अपने वर्ड्स में और काम में कंसिस्टेंसी नहीं रखते। थर्ड फेसेट इज द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, भले ही आप वो ऊपर ये वाला पॉलिटिकल पॉइंट ना लिखें एग्जाम्पल में, बट ये जो लाइन लिखी है ना ये डिप्लोमेटिक है। जो भी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बताया है ना वो डिप्लोमेटिक लाइन्स है और इम्पॉर्टेंट है। थर्ड फेसेट इज़ द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज envisage themselves as competing firms। इलेक्ट्रल पैकेजेस यानी कि पैकेजेस दिए जाते हैं कि ये फ्री, वुमेन की राइडिंग फ्री, ठीक है, और पानी फ्री, बिजली फ्री और सब्सिडाइज्ड गैस मिलेगी। ये सब क्या है, बिल्कुल पॉलिटिकल मतलब इलेक्टोरल पैकेजेस दिए जाते हैं और एक बिल्कुल कंपनी की तरह काम कर रही है, फर्म्स की तरह काम कर रही हैं, compete कर रही हैं एक दूसरे से कि तुम लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो या हम करते हैं, ठीक है, वही चल रहा है। Finally and perhaps and most importantly there is serious decline of political morality। सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पार्लियामेंट में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है ये एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस भी है एंड पॉलिटिकल मोरालिटी का भी एक सीरियस डिक्लाइन है। कमेंट करिए या क्रिटिकली एनालाइज करिए। ऐसे जब आप कुछ पढ़ते हैं ना तो आपको अपने मन मन में क्वेश्चंस सोचने हैं कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, आपको वो प्रिपेयर भी करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल expects legislatures to evolve a political value system so as to make themselves collectively accountable and responsible। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डिग्निटी, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है, इनका कुछ मतलब था, इनकी स्क्रूटिनी थी, अब वो अपहोल्ड करना पार्लियामेंटेरियंस का काम है। अगर पार्लियामेंटेरियंस वो अपहोल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन जो ट्रस्ट है लोगों का वो हट जाएगा। द मैनर इन विच द रूल्स टू कंडक्ट लेजिस्लेटिव बिजनेस हैज़ बीन इन्वोक्ड दिस टाइम डीपली प्रॉब्लमैटिक, यानी कि जो मैनर है कंडक्ट का कि पार्लियामेंट में क्या क्या तमीज़ होनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस की, वो साइडलाइन की जा रही है, वो ब्रीच की जा रही है, ठीक है। जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उन्होंने यही तो बोला था डेरेक ओबरेन को कि आपने अपने प्रिविलेज का ब्रीच किया है, ठीक है। अब उस प्रिविलेज का ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब पार्लियामेंट को अच्छे से कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी हार्म हो रहा है। CSDS लोक नीति सर्वेस, आप ये बोलेंगे कि कुछ ऐसे सर्वेस दिखाते हैं कि जो लोग हैं इंडिया के वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं पार्लियामेंट पे। अब अगर उसी की स्क्रूटिनी पे इतना थ्रेट होगा या इतना हार्म होगा तो देखिए सिक्योरिटी का वहाँ पे एक मसला है, राइट, डिबेट एंड डिस्कशंस का मतलब वो मतलब एक प्रॉब्लम है, मसला है, राइट। अब वहाँ पे चीज़ें अगर ठीक नहीं रहेंगी तो लोगों को लगेगा वोट दे देते हैं, वो उतने सीरियस नहीं रहेंगे कि ये ही जाके पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट द पीपल whom the constitution recognize as a real sovereign expect parliament to protect and nurture democratic values। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने वी द पीपल किया है, अथॉरिटी दी है लोगों के हाथ में, ठीक है। रियल सॉवरेन कौन है, लोग हैं। अब लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रहती है, ये भरोसा रहता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करेगी। ऑथर लास्ट में यही कहते हैं कि हमें इस पे अटेंशन देनी होगी क्योंकि ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे लड़ती रहीं, डिबेट्स एंड डिस्ट्रक्शंस जो डिस्कशंस है उसमें अगर वो डिस्ट्रप्शंस होते रहें तो दिक्कत होगी, लोगों का भरोसा उठ जाएगा पार्लियामेंट से। आपको ये कंक्लूजन में लिखना है कि रियल पावर किसके पास है, लोगों के पास है। तो ये पार्लियामेंटेरियंस को समझना चाहिए कि वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहें, जिसके लिए उन्हें रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल करना होगा और वो शोर हंगामे से नहीं होंगे, मिमिकिंग करके नहीं होंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे बियॉन्ड ऐप एंड कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे ऑथर कह रही हैं कि
ये बिल्कुल इलेक्शंस के टाइम ही लोगों के पास बार्गेनिंग पावर रहती है। और आजकल इलेक्शंस में क्या हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक दूसरे से compete करके यहाँ पे फ्री करी जा रही हैं। फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन, कैश डोल्स, फ्री राइस एंड सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस, फ्री KG PG एजुकेशन। ठीक है, बट लोग उतने अब उतने मतलब सोए हुए नहीं हैं। अब लोग वाइज हैं, अब लोग बुद्धिमान हैं, जो ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, ये कुछ लेज़ी अप्रोच लेके आ रही हैं कि हाँ ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे तो लोग अपनी तरफ आएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफन लैक द ड्राइव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। यहाँ पे एजुकेशन की बात कही गई है कि टेक्नोलॉजी का बढ़ावा जो दिया जा रहा है उसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, जो एजुकेशन है उसका कमर्शलाइजेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी चाहिए, एक नेशनल कंसेंसस चाहिए कि जो एजुकेशन है उसे उसका जो फंडामेंटल राइट है उसका ट्रू मतलब में हम उसे अचीव कर सकें। सिमिलर ट्रुथ इज़ दैट टेक्नोलॉजी एप्स हैव देयर लिमिटेशंस। अब बिना अच्छे टीचर्स के टेक्नोलॉजी बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जब से कोविड-19 आया, जब से टेक्नोलॉजीज़ आई, अब सारे छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन देते हैं पेरेंट्स, क्योंकि टीचर्स ना सारी चीज़ें शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे। इससे थिंकिंग एबिलिटी बच्चों की कहीं ना कहीं हार्म हो रही है। पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमसे कहा जाता था कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक में ढूंढो। फिर हम ऐसे ऐसे करके ढूंढते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आंसर। अब वो चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे अब सब कुछ फ़ोन है, गूगल है, सब कुछ पता लग जा रहा है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी नहीं हो रही है डेवलप। ठीक है, यहाँ पे चाइना ने बैन किया है एड्यूटेक, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, स्पेशली क्लास 1 से 6 तक। ठीक है, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया है। इंडिया लोन्स दे रहा है, सब्सिडीज़ दे रहा है, बीइंग गिवन फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के नाम पे जो एजुकेशन को हार्म हो रहा है, इंडिया उसके लिए लोन दे रहा है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पहले एक इलाइट लोगों का सपना होता था कि हम सरकारी स्कूल में जाएंगे, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, ये स्थिति थी कि लोग स्कूल में पढ़ने के लिए सपने देखते थे कि हम सरकारी स्कूल में जाएंगे। अब वहाँ पे पुअर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की एजुकेशन फ्री है, और जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। देखिए, अगर एजुकेशन, हेल्थ, ये जो बहुत बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, अगर इन सब चीज़ों को प्रॉफिट से तोला जाएगा तो ये लोगों का वेलफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और वेलफेयर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। या तो आप वेलफेयर ही कर लेंगे या तो आप प्रॉफिट ही जनरेट कर लेंगे अपने लिए अच्छे। ठीक है, और ट्यूशन सेंटर्स अब कैसे हैं, बिल्कुल अनरेगुलेटेड, अनसुपरवाइज्ड है। अब पेरेंट्स भी क्या है, वो जो पैरेलल क्लासेस हो रही हैं स्कूल में, या तो वो स्कूल नहीं भेजते या तो वो ट्यूशन में बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं। ठीक है, बायजूस वगैरह बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब वहाँ पे ज़्यादा फीस देने का तो मतलब यही है ना कि जो हायर स्कूल था, ठीक है, जो स्कूल की जो स्क्रूटिनी थी कि हाँ शिक्षा बच्चों को स्कूल से मिले, गुरुओं से मिले, वो चीज़ थ्रेट में है। ठीक है, ये एक गैप क्रिएट कर रही है फैमिलीज़ के बीच में। वो फैमिलीज़ जो वेल एजुकेटेड हैं, जो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़ दे रहे हैं, और वो फैमिलीज़ जिनके पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं हैं, वो अपने बच्चे के लिए इतनी सारी फीस नहीं दे सकते। ये एक गैप क्रिएट कर रहा है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में। ठीक है, ध्यान रखनी है। ऐसे ही एडिटोरियल्स पढ़ के आपका माइंडसेट डेवलप होता है, आपके पास वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं बोलने को इंटरव्यू में। गवर्नमेंट के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी शेमफुल नहीं हो सकता कि क्लास 5th स्टूडेंट कैन रीड ओनली अ क्लास 2nd टेक्स्ट। जो AACR रिपोर्ट बताया मैंने,
प्रथम एनजीओ निकालती है, कल परसों ही बताया था, राइट। उसमें ये पता लगाया है कि क्लास 5th का स्टूडेंट क्लास 2nd का ही टेक्स्ट पढ़ पा रहा है, वो किसी भी भाषा में सेंटेंस को ग्रामेटिकली नहीं बना पा रहा है। और 79% ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन नॉट डू अ सिंपल डिवीज़न नहीं कर सकते, 79%। माना कि 1-2 बच्चे यहाँ पे वीक हैं, ठीक है, बट अगर 79% ऑफ बच्चे नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तो ये है ना कि खोट है, पढ़ाई में खोट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में खोट है। इसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, सरकारी में भी प्राइवेट में भी, और प्राइवेट का जो बिल्कुल प्रॉफिट मोटिव है ना, हमें उसे भी कम करना है, ताकि वो वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दे, प्रॉफिट मोटिव पे ज़्यादा ध्यान ना दे, थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ फीस ना ले बच्चों के ट्यूशन के लिए। सोशल पार्टिसिपेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें सीनियर सिटीज़न, सिविल सोसाइटी एंड जो वॉलंटियर्स होते हैं, इन लोगों को इंगेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंट्री तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, ठीक है। और जड़ें कौन है हमारी? जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ जो आ रही हैं, उनकी शिक्षा है जड़ें, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट को स्पेंड भी करना होगा। अभी सिर्फ 2.61% स्पेंड हो रहा है जीडीपी का, ठीक है। 3% तक ही हम स्टैग्नेंट हैं 10-20 सालों से। जब स्पेंडिंग मतलब स्टैग्नेंट है तो एजुकेशन भी होगी, एजुकेशन सेक्टर में भी सुधार नहीं आ पाएगा। वही चीज़ इसे यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहिए एटलीस्ट 6%। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम एक रियल ग्रोथ इंडिया की अचीव कर पाएंगे, वरना तब तक यही लगेगा कि ऑल इज़ वेल, ऐसा ऑथर ने लास्ट में बोला है। ऐसे करते न्यूज़पेपर के एनालिसिस कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ पढ़ के ना छोड़ दें, आप उसमें देखें कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने जो चीज़ें आज पढ़ाई हैं, इंटरव्यू कॉन्टेक्स्ट से मैंने जो बताया है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के आज ही नोट कर लेना है आपको, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना है आपको, ठीक है, खुद के नोट्स पे रिलाई करना है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।